हेलो गाइस, कैसे हो? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज फिर हम ऑर्बिट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज एक नया कंटेंट, एक नए लेक्चर के साथ फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का लेक्चर क्लास 10+2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं सोल्ट ब्रिज। मतलब सोल्ट ब्रिज क्या होता है, उसके फंक्शन क्या है। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस किया था, जो मैंने आपको बताया भी था। तो आज का हमारा लेक्चर क्या रहेगा, सोल्ट ब्रिज किसको बोलते हैं, क्या होता है। इससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। इतिहास लिखने के लिए कलम की आवश्यकता नहीं होती है, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, है ना। बोलते नहीं, इतिहास लिखने के लिए कलम की आवश्यकता नहीं होती है, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। हम अपना इतिहास लिख सकते हैं। आपकी मेहनत के बल पर ही आप अपने इतिहास लिख सकते हो। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है सोल्ट ब्रिज। क्या होता है सोल्ट ब्रिज? क्या होता है सोल्ट ब्रिज? सोल्ट ब्रिज किसको बोलते हैं? एक ग्लास इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है यार, देखो, इट इज द ग्लास यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब, यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब। एक ग्लास यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब होती है which contain inert electrolytic solution, जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया गया है। कौन सा होता है? मोस्टली KCl, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। एक हमारा पोटेशियम नाइट्रेट का भी हम यूज करते हैं यहाँ पर, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इन इलेक्ट्रोलाइट का सोल्ट ब्रिज के अंदर यूज किया जाता है। ऐसा रीजन मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। सोल्ट ब्रिज किसको बोलते हैं? इट इज द ग्लास यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब होती है which contain the inert electrolyte सॉल्यूशन को मिटा देते हैं एक बार। which contain the inert electrolyte, जिसका अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और कौन से? KCl, अमोनियम नाइट्रेट और KNO3। मोस्टली इन्हीं चीजों का हम यूज करते हैं। मोस्टली क्या होता है, इन्हीं चीजों का यूज किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल्ट ब्रिज। क्यों? क्योंकि इन आयनों की जो मोबिलिटी होती है ना, वो इक्वल होती है। कैटायंस और एनायन की जो मोबिलिटी होती है वो इक्वल होती है। इनकी मोबिलिटी मतलब इनकी जो स्पीड है ना माइग्रेट करने की, वह इक्वल देखने को मिलते हैं इन इलेक्ट्रोलाइट की। इसलिए जनरली इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट का हम सोल्ट ब्रिज के अंदर यूज करते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट बात है, पूछ लेते हैं भाई। मोस्टली सोल्ट ब्रिज के अंदर KCl, अमोनियम नाइट्रेट या KNO3 इलेक्ट्रोलाइट का ही क्यों यूज किया जाता है? तो इसका मेन रीजन क्या होता है? इट हैज ए सेम मोबिलिटी। इनके पास जो आयन होते हैं उनके पास सेम मोबिलिटी होती है माइग्रेट करने की, है ना। मतलब एक जगह से दूसरे चलने के लिए क्या होती है? इनके पास मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी खुद होता है चलना। ओके, इसलिए इन इलेक्ट्रोलाइट को हम सोल्ट ब्रिज के अंदर यूज करते हैं। क्लियर? इसका अंदर जो ये इलेक्ट्रोलाइट जो फील किए गए हैं, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोलाइट फील इन द सोल्ट ब्रिज। नोट करो, इलेक्ट्रोलाइट फील इन द सोल्ट ब्रिज विद अगर जेल या फिर जेलेटिन, या तो अगर जेल ले लो या फिर जेलेटिन ले लो। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, KCl ले लिया हमने, इसको किसके साथ मिक्स करके भर देते हैं। अगर जेल के साथ मिक्स करके इस ट्यूब के अंदर भरा जाता है, और ये किस फॉर्म में होते हैं? सेमी सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। सेमी सॉलिड फेज में ये हमें देखने को मिलते हैं। सेमी सॉलिड फेज में ये चीज हमें देखने को मिलती है। या फिर इस
जेल की जगह पर आप जेलेटिन का भी यूज कर सकते हो, इसके साथ मिक्स करके इस ट्यूब के अंदर बनाया गया है। ओके, ये होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज। एक ग्लास की ट्यूब होती है, यू शेप की होती है, इन्वर्ट टाइप की होती है, उसका अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पर दिखाया गया है, KCl अमोनियम नाइट्रेट, इन्हीं का क्यों यूज करते हैं इसका रीजन मैंने आपको बताया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको मैं साफ करने जा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या क्या है? जो सोल्ट ब्रिज हमने यूज किया था उसके मेन फंक्शन क्या है? सोल्ट ब्रिज के मेन फंक्शन क्या है? एक तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। आप लिखो, सोल्ट ब्रिज आर यूज्ड टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब दो हाफ सेल थे, उनको कंप्लीट करने के लिए हमें सोल्ट ब्रिज का यूज किया है ना। दूसरा क्या है? सोल्ट ब्रिज हेल्प टू मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल। दोनों हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन्स करने के लिए भी हमने यहाँ पर सोल्ट ब्रिज का यूज किया। मेंटेन्स कैसे करा था मैं आपको बता दी, देखो मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि हमारे पास क्या था, एक जिंक की रोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ट थी, है ना, या जिंक रोड थी, और यहाँ पर क्या था, Zn2 पॉजिटिव आयंस और SO2 नेगेटिव। रिएक्शन होने से पहले इनका कंटेंट इक्वल था, इनके कंसंट्रेशन इक्वल थी, बट क्या होता जब ये ऑक्सीडाइज होती है रोड तो किस में होती है, Zn2 पॉजिटिव में, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स रोड के अंदर छोड़ देती है ना, जिसकी वजह से सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता। फिर सॉल्ट ब्रिज से क्या होता, यदि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रुक जाती, तो इनको न्यूट्रल करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में है ना, सोल्ट ब्रिज जो हमने यहाँ पर यूज किया था, इसी सोल्ट ब्रिज का अंदर, इस सोल्ट ब्रिज का अंदर यहाँ पर क्या Cl नेगेटिव यहाँ पर नीचे माइग्रेट करता है और जिंक आयन के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ना। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता हमारा सोल्ट ब्रिज। ओके, सोल्ट ब्रिज कहां पर हेल्प करता हमारा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी हेल्प करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है हमारा, क्या होता है, सोल्ट ब्रिज। क्लियर? समझ में आई बात? उसके बाद तीन केस हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल में डिस्कस किया था, उसके हमारे पास तीन केस है, उन केसों को नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट केस है में, उन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोर्ड लेवल के ऊपर में देखने को मिलते हैं। एक सोल्ट ब्रिज बना देता हूं पहले मैं, इस सोल्ट ब्रिज को किसके साथ कनेक्ट किया था आपने, एमिटर के साथ कनेक्ट किया था। अब आपने क्या करना है, इसको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के साथ, एक्स्ट्रा बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करना, आपने एक्स्ट्रा वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट करना है। ऐसे एक्स्ट्रा वोल्टेज आपने देनी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, जो पॉजिटिव में लगी नेगेटिव, एक ये पॉजिटिव में नेगेटिव है, इसका कनेक्शन इसके साथ कर देते हैं। ओके, बीच में किसका यूज किया था अपन, सोल्ट ब्रिज का। यहाँ पर सोल्ट ब्रिज ले लेते हैं, यहाँ पर इनर्ट सोल्ट ब्रिज है, सोल्ट ब्रिज। ओके, यहाँ जिंक की रोड है, इसका अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन रखा गया है, 1 मोलर, या कॉपर की रोड हमारी, इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को फिल किया गया है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, है ना, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। ओके, ये तीन केस क्या है, और मैं आपको बताती इसकी जो नेट वोल्टेज थी,
इसकी जो नेट वोल्टेज कितनी निकल कर आती है, इसकी नेट वोल्टेज थी 1.10 वोल्ट। मैंने ई कैथोड माइनस में ई एनोड फार्मूला का यूज करके इसकी नेट वोल्टेज मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हो वहां पर जाके 1.01 वोल्ट। तो तीन केस कैसे बनाए, उसने कहा यदि एक्सटर्नल जो वोल्टेज यहां पर दी गई है बैटरी लगा के, यदि वह कम हो जाए देन अंदर की वोल्टेज है तो किस चीज का ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से कहां होती है, करंट की मूवमेंट कहां से कहां होती है। तो इस बात को नोट करना। केस फर्स्ट के कब है, केस फर्स्ट इफ एक्सटर्नल वोल्टेज is less than 1.10 वोल्ट। मतलब क्या है, E एक्सटर्नल जो होती है वह कम हो जाए किसका 1.10 वोल्ट तक, तो क्या होगा, मतलब बाहर से जो बैटरी से करंट दिया जाता है वो कम है और अंदर की वोल्टेज ज्यादा है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जिंक रोड आर ऑक्सीडाइज, जिंक रोड आर ऑक्सीडाइज, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा कॉपर के रोड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, कॉपर रोड आर रिड्यूस्ड, कॉपर रोड आर रिड्यूस्ड। अच्छे से लिख देता हूं मैं। तो क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट केस के देखने को मिला, जिंक ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन होगा जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा केस क्या है, रिडक्शन किसका देखने को मिलता है, अपने रिडक्शन कॉपर की रोड का। थर्ड केस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से कहां, NO2 लोकल कॉन्सेंट्रेट मिलता हमारा, एनोड था ना, नेगेटिव टर्मिनल यूं की सादा, कैथोड था हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए जिंक टू कॉपर। और फोर्थ पॉइंट करंट की मूवमेंट ऑफ करंट, करंट की मूवमेंट कहां से होगी, कॉपर टू जिंक देखने को मिलती है। फर्स्ट केस ये हुआ है, तो क्या एक्सटर्नल वोल्टेज यदि कम हो जाए अंदर के वोल्टेज से तो हमारा सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। मेरी बात को नोट करना, आप क्या लिखोगे, देखो नोट्स में कैसे लिखना है, इफ एक्सटर्नल वोल्टेज, नोट्स वाइज कैसे लिखना है, इफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज लेस देन 1.10 वोल्ट देन सेल्स एक्ट एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल्स। किसी तरह काम करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करना शुरू कर देगा। अब क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगी, ऑक्सीडेशन जिंक रोड का होगा, मतलब जिंक रोड डिसॉल्व होगी सॉल्यूशन के अंदर। रिडक्शन कॉपर की रोड का होगा, कॉपर की रोड का वेट इंक्रीज होगा। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक रोड टू कॉपर रोड और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट। ओके, तो सेकंड केस क्या है, इसको मैं साफ करने जा रहा हूं, नोट कर लिया ना, इसको साफ कर देता हूं। सेकंड केस क्या है, केस सेकंड इफ ए एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन 1.10 वोल्ट, जब एक्सटर्नल वोल्टेज ई एक्सटर्नल यदि ज्यादा हो जाए 1.10 वोल्ट है तो क्या होगा, क्या क्या केमिकल चेंज देखने को मिलेंगे, आप नोट करो। इफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन 1.10 वोल्ट देन सेल एक्ट ए इलेक्ट्रोलाइट। यो सेल हमारा इलेक्ट्रोलाइट की सेल, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है। मतलब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में बदलनी शुरू हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, कब जब एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा हो गया और अंदर की वोल्टेज कम होगी तो इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज से एक्सटर्नल वोल्टेज से इलेक्ट्रिक करंट आओ केमिकल में शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है जब एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा हो और अंदर वोल्टेज क्या हो, कम हो, तो हमारा सेल किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देता है,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है हमारा। ओके, समझ में आया बात। अब फिर क्या होता है, जस्ट अपोजिट फिनोमेना देखने को मिलते हैं। क्या केमिकल चेंज देखने को मिलता है अपने? केमिकल चेंज क्या क्या होता है? केमिकल चेंज क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट केस मतलब क्या होगा, अब कॉपर की रोड का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक की रोड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। कॉपर की रोड सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो गया अपनी बार, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन होगा कॉपर की रोड का। सेकंड रिडक्शन किसका होना शुरू हो जाएगा? रिडक्शन जिंक की रोड का, मतलब कॉपर की रोड डिसॉल्व हो गया, जिंक की रोड का वेट बढ़ेगा। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां? कॉपर टू जिंक। और मूवमेंट ऑफ करंट, मूवमेंट ऑफ ए करंट, मूवमेंट ऑफ करंट जिंक टू कॉपर। ये केमिकल चेंज हमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो एक बार रिपीट कर देता हूं, यदि एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा हो जाए अंदर की वोल्टेज, तो हमारा सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अपोजिट प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलती है, हमें केमिकल चेंज अलग देखने को मिलता है। यहाँ पर कॉपर की रोड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, कॉपर की रोड सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होने चली जाती है, और जिंक की रोड का रिडक्शन होता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉपर की रोड से जिंक की रोड की तरफ होता है, मतलब अपोजिट हो जाता है। अरे करंट की मूवमेंट जस्ट अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से, इस बात को ध्यान रखना। ओके, क्लियर? थर्ड केस क्या होता है? थर्ड केस इसको मैं साफ कर देता हूं। केस थर्ड, इफ एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल जो वोल्टेज हुआ इक्वल टू किसने हो जाओ 1.10 वोल्ट के इक्वल आ जाओ, तो क्या देखने को मिलता है अपने? यदि एक्सटर्नल वोल्टेज 1.10 का इक्वल देखने को मिलता है, देयर इज नो केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलता सेल के अंदर, सेल वर्क ही नहीं करता है, कोई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती है, ना कोई करंट प्रोड्यूस होता है, यहां से कुछ भी नहीं होता है यहां से। ओके, आई की वैल्यू 0 हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टॉप, रुक जाती है, कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। जब एक्सटर्नल वोल्टेज इंटरनल वोल्टेज के सेम आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इस बात को ध्यान रखना। ओके, समझ में आई बात? तो नो केमिकल चेंज, नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज इक्वल टू दी 1.10 वोल्ट के इक्वल होता है। तो ये चीज मैंने 3 केस समझाए। शॉर्ट ब्रिज क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के 3 केस, यदि एक्स्ट्रा वोल्टेज इसके साथ कनेक्ट कर दी जाए तो क्या होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं गाइस, टेल दिन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 7 के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।